यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव ने आराम नहीं किया और वह सीधे तकनीक मंडप में चला गया। तलवार सेवक स्तंभ में अपनी उपलब्धियों के कारण आरव को संप्रदाय में एक हस्ती माना जाता था। तकनीक मंडप के रास्ते में सभी बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने आरव को झुककर प्रणाम किया और उसे बड़े भाई कहकर संबोधित किया। आरव को यह सब देखकर थोड़ी लाचारी महसूस हुई। हालांकि क्योंकि दूसरे लोग उसे सम्मान दे रहे थे, इसलिए उन्हें अपमानित करना स्वाभाविक रूप से अनुचित था। इस वजह से उसने उन सभी को एक एक करके जवाब दिया, जिससे उसके चेहरे के भाव लगभग ऐंठे हुए लगने लगे। आरव अभी तकनीक मंडप के प्रवेश द्वार पर ही पहुंचा था जब एक बाह्य प्रांगण के बुजुर्ग ने उसे रोका और पूछा, बच्चे, तुम आरव हो? आरव चौंक गया और फिर उसने सिर हिलाया और पूछा, बुजुर्ग, आप? बाह्य प्रांगण के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं विरासत बुजुर्ग वत्सल हूँ, जो तकनीक मंडप का प्रबंधन करता हूँ। तुम बुरे नहीं हो, बच्चे। तुम वास्तव में 22वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे। इतने साल पहले मैं 16वें स्तर पर हार गया था। तुम सच में बहुत अच्छे हो। कड़ी मेहनत करो और साधना करो ताकि तुम आरोहण रैंकिंग्स के दौरान हमारे तलवार संप्रदाय के लिए एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सको। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर बोला, बुजुर्ग, क्या मैं कुछ तकनीकें चुनने के लिए तकनीक मंडप में प्रवेश कर सकता हूँ? यह सुनकर वत्सल ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, संप्रदाय के नियमों के अनुसार बाह्य प्रांगण के शिष्यों को तकनीक चुनने के लिए योगदान अंक देने पड़ते हैं। हालांकि चूंकि यह तुम हो, तो मैं एक अपवाद बना सकता हूँ। मैं तुम्हें पीले स्तर के फ्लोर से एक पीली स्तर की साधना की तकनीक और एक पीले स्तर की युद्ध तकनीक चुनने की अनुमति दूंगा। जहां तक गहरे स्तर, पृथ्वी स्तर और स्वर्ग स्तर के फ्लोर का सवाल है, जो पीले स्तर के फ्लोर से ऊपर हैं, वे मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। जब उसने वत्सल को यह कहते सुना, तो आरव को तुरंत इस बुजुर्ग के लिए अच्छा एहसास हुआ जो उसके सामने खड़ा था, और उसने वत्सल के आगे हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, बुजुर्ग। वत्सल ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर जाओ। वहां की कुछ पीली स्तर की साधना की तकनीकें और युद्ध तकनीकें सच में अच्छी हैं। आरव ने एक बार फिर बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और फिर वह तकनीक मंडप में चला गया। जब उसने पीले स्तर के फ्लोर पर रैक पर रखी पांडुलिपियां देखीं, तो आरव अपने दिल में बहुत हैरान हुआ और उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि एक संप्रदाय से उम्मीद की जाती है। यहाँ की पांडुलिपियों की संख्या के आधार पर यहाँ 1 लाख से कम पीली स्तर की साधना और युद्ध तकनीकें नहीं हैं। 1 लाख पीली स्तर की साधना और युद्ध तकनीकें, और इसमें मेरे ऊपर के 3 फर्शों की तकनीकें भी शामिल नहीं हैं। ऐसा दृश्य कितना चौंकाने वाला होगा। आरव ने अपने दिल के सदमे को दबाया और बाईं ओर साधना की तकनीक अनुभाग की ओर चला गया। उसे अभी तलवार तकनीक चुनने का मन नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक तूफान चाल, तलवार नियंत्रण तकनीक, ऊर्जा विभाजन तकनीक, तलवार ऊर्जा उंगली और प्रतिक्रियाशील आघात को पूरी तरह से नहीं समझा था, जो उसने खुद बनाया था। इसलिए उसके लिए अन्य तलवार तकनीकें सीखना वास्तव में उपयुक्त नहीं था। आरव ने एक ही बार में बहुत ज्यादा काम करने के सिद्धांत को समझा। आरव ने उन साधना तकनीकों को सीधे नजरअंदाज कर दिया जो गूढ़ ऊर्जा की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार कर सकती थीं, क्योंकि यह उसके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी, खासकर मात्रा के मामले में, क्योंकि अगर छोटा भंवर सहयोग करता तो यह बस अथाह था, और अगर छोटा भंवर सहयोग नहीं भी करता तो भी छोटा भंवर द्वारा दी गई सुनहरी गूढ़ ऊर्जा उसके वर्तमान साधना के दायरे के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। वह एक ऐसी साधना की तकनीक की तलाश करना चाहता था जो उसकी शारीरिक शक्ति में सुधार कर सके,
जैसे कि बुनियादी शरीर मजबूत करने की तकनीक। जाहिर है, इस युग में जहां गूढ़ ऊर्जा पर जोर दिया गया था, न कि शारीरिक शरीर पर, शरीर को मजबूत करने की तकनीकें बेहद दुर्लभ थीं। आरव ने लगभग 2 घंटे तक खोज की, फिर भी वह एक भी ऐसी साधना की तकनीक नहीं ढूंढ पाया जो शारीरिक शरीर में सुधार कर सके। 2 घंटे और बीतने के बाद, और जब आरव हार मानने ही वाला था, तो अचानक उसकी नजर चमक उठी, और फिर वह कोने में एक चट्टान की ओर तेजी से चला गया, इससे पहले कि उसने सबसे नीचे की एक पांडुलिपि को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आरव ने उस पर से धूल झाड़ी, और फिर उसने उस पर लिखे शब्द देखे, 100 दुर्गश्रीर तकनीक। इन शब्दों को पढ़कर आरव अपने दिल में खुश हुआ, और उसने जल्दी से इसे खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। 100 दुर्गश्रीर तकनीक को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर, त्वचा को सख्त करना। दूसरा स्तर, लोहे की त्वचा और पत्थर की हड्डियां। तीसरा स्तर, कांस्य की त्वचा और लोहे की हड्डियां। चौथा स्तर, इस्पात का शरीर। हर बार जब शारीरिक शरीर में सुधार होता है, तो शारीरिक शक्ति और सुरक्षा में एक गुणात्मक सुधार होगा, और जब इसे चौथे स्तर तक साधना किया जाता है, तो साधारण युद्ध तकनीकों के लिए शरीर को नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव होगा। जब उसने यह परिचय देखा, तो आरव कुछ निराश हुआ। हाँ, वह निराश था क्योंकि यह 100 दुर्गश्रीर तकनीक थोड़ी कमजोर थी, क्योंकि उसका वर्तमान शारीरिक शरीर लोहे की त्वचा और पत्थर की हड्डियों के स्तर के आसपास था, और जब तक वह थोड़ी देर के लिए कड़ी मेहनत करता, तब तक वह शायद कांस्य की त्वचा और लोहे की हड्डियों के स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में, यह साधना की तकनीक उसके लिए वास्तव में उपयोगी नहीं थी। हालांकि कुछ न होने से बेहतर कुछ था, खासकर इसलिए क्योंकि इसने शरीर को मजबूत करने के तरीके पर स्पष्टीकरण प्रदान किए थे, और यह आरव के लिए वास्तव में अच्छा था। पांडुलिपि को रखने के बाद आरव जाने ही वाला था। फिर भी इसी क्षण आरव की आंखें उस पांडुलिपि पर पड़ी जो 100 दुर्गश्रीर तकनीक के बगल में रखी थी। उस पर उसने शब्द देखे, उच्च श्रेणी पीली स्तर की तलवार तकनीक, आकाश भेदी आघात तकनीक। आरव चौंक गया क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साधना की तकनीकों के इस अनुभाग में एक युद्ध तकनीक होगी। हालांकि वह जल्दी से इसका कारण समझ गया, और इसे शायद गलत अनुभाग में रखा गया था। आरव अपनी जिज्ञासा से प्रेरित हुआ और इस पांडुलिपि को उठाया, और जैसे ही उसने इस पर आकाश भेदी शब्द को देखा, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या नाम है? जैसे ही उसने ये शब्द कहकर खत्म किए, उसने पांडुलिपि को देखना शुरू कर दिया। आकाश भेदी तलवार तकनीक, एक उच्च श्रेणी पीली स्तर की तलवार तकनीक। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, आरव की आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल होती गईं, और उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव दिखाई दिया। लगभग 1 घंटे के बाद आरव ने पांडुलिपि को फिर से घुमाया और कहा, यह सच में अच्छी है। सौभाग्य से मैंने इसे फिसलने नहीं दिया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आकाश भेदी आघात तकनीक ने उसी लक्ष्य को प्राप्त किया जो उसने प्रतिक्रियाशील आघात से प्राप्त किया था, लेकिन अलग अलग तरीकों से। इसने एक ही झटके में सरल, संक्षिप्त और नष्ट करने पर जोर दिया। इसे किसी भी अतिरिक्त सजावट या अलंकरण की आवश्यकता नहीं थी। बेशक यह बेहद दुर्जेय लग रहा था, फिर भी आरव जानता था कि सफलतापूर्वक साधना करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वर्णित प्रभाव को प्राप्त करने के लिए इसे ताकत और गति के सटीक और त्रुटिहीन विलय की आवश्यकता थी। शायद यह दूसरों के लिए बेहद मुश्किल था, फिर भी यह आरव के लिए नहीं था क्योंकि उसके पास पहले से ही इसमें एक नींव थी। इसके अलावा उसे अपनी प्रतिक्रियाशील आघात को बेहतर बनाने के लिए इस तकनीक का उपयोग करना था।
अतीत में जब आरव ने प्रतिक्रियाशील आघात का उपयोग किया तो उसे लगा कि इसमें कुछ कमी है, और जब उसने अब इस तलवार तकनीक को देखा तो उसे आखिरकार पता चला कि इसमें क्या कमी थी। इसमें एक तात्कालिक विस्फोटक बल का अभाव था। अतीत में उसने कभी अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखा था। यह सिर्फ वह नहीं था जिसने अपनी तलवार को म्यान के भीतर नहीं रखा था। तलवार संप्रदाय के अधिकांश शिष्य अपनी तलवारों को म्यान के भीतर नहीं रखते थे, क्योंकि हर कोई महसूस करता था कि यह परेशानी भरा था। अगर किसी की तलवार किसी के अनंतकोश अंगूठी के भीतर रखी जाती है तो वह एक ही विचार से किसी के हाथ में दिखाई देगी। यह कितना सुविधाजनक था। इस तरह की सोच गलत नहीं थी, लेकिन आरव की प्रतिक्रियाशील आघात का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रियाशील आघात ने एक कमजोर बिंदु की तलाश करने और फिर एक ही झटके में अपने प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करने पर जोर दिया। इसलिए इसे पूरा करने के लिए किसी को सिर्फ ताकत, गति और विवेकी क्षमता की आवश्यकता नहीं थी, किसी को विस्फोटक बल की भी आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, वह बल जो तलवार के साथ फटता था जब इसे आकाशभेदी आघात तकनीक के अनुसार खींचा जाता था। आकाशभेदी आघात तकनीक के साथ आरव अपनी बनाई गई प्रतिक्रियाशील आघात को बेहतर ढंग से पूर्ण करने में सक्षम था, और इसने उसे थोड़ा उत्साहित किया। आरव ने दोनों पांडुलिपियों को हाथ में लिया और नीचे चला गया, और फिर वह वत्सल के सामने पहुंचा और कहा, बुजुर्ग वत्सल, मैं इन्हें ले लूंगा। जब उसने आरव के हाथ में दोनों तकनीकें देखीं तो वत्सल ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, एक शरीर मजबूत करने की तकनीक। बच्चे, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं जानते कि शरीर को मजबूत करने की तकनीक के साथ साधना करना कितना बेहद दर्दनाक है। इसके अलावा पहले दिव्य स्तर को प्राप्त करने के बाद तुम शरीर को परिष्कृत करने के लिए शरीर में गूढ़ ऊर्जा को आकर्षित करने में सक्षम होगे। तो तुम्हारे लिए जानबूझकर अपने शरीर को मजबूत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आरव मुस्कुराया और कहा, यह ठीक है, मैं बस इसे आजमाना चाहता हूँ। वह स्वाभाविक रूप से बूढ़े आदमी को यह नहीं बताएगा कि शरीर को मजबूत करना उसे सूट करता है। हालांकि बूढ़े आदमी की आवाज में अच्छी भावना के कारण आरव का दिल थोड़ा गर्म महसूस हुआ। आरव को सुनकर वत्सल ने सिर हिलाया और फिर उसने आरव द्वारा ली गई दूसरी पांडुलिपि को देखा और कहा, मैं तुम्हारी साधना की तकनीक के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन क्या तुम सच में इस आकाशभेदी आघात तकनीक की साधना करने का इरादा रखते हो? क्या तुम जानते हो कि हमारे तलवार संप्रदाय में अधिकांश तलवार तकनीकें गति पर जोर देती हैं? लेकिन तुम अभी भी अपनी तलवार खींच रहे होगे जबकि किसी ने पहले ही अपनी तलवार तुम्हारे तरफ चला दी होगी। इससे तुम्हें बहुत नुकसान होगा। आरव ने कहा, बुजुर्ग, आपकी अच्छी भावनाओं के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं फिर भी इसे आजमाना चाहता हूँ। वत्सल ने सिर हिलाया और कहा, मुझे ज्यादा बात करने के लिए मत डांटना, लेकिन जब से मैंने विरासत बुजुर्ग का पद संभाला है, मैंने कभी किसी को शरीर मजबूत करने की तकनीक और आकाशभेदी आघात तकनीक लेते नहीं देखा है। ऐसा नहीं है कि यह साधना की तकनीक और युद्ध तकनीक अच्छी नहीं हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे दोनों वास्तव में बहुत मुश्किल हैं। इसके अलावा उनके प्रभाव जरूरी नहीं कि अन्य तकनीकों से बेहतर हों। अगर तुम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक बार फिर से चुनने की अनुमति दे सकता हूं। जब उसने देखा कि आरव इन तकनीकों की साधना करने पर अड़ा हुआ है तो वत्सल ने आह भरी और कहा, भूल जाओ। तुम्हारी ताकत और क्षमता के साथ शायद तुम वास्तव में इन तकनीकों को दुनिया को चमकाने में सक्षम होगे। याद रखना, तलवार संप्रदाय की तकनीकों को संप्रदाय के बाहर किसी को नहीं फैलाया जा सकता है और तुम्हें उन्हें 1 महीने के समय के भीतर वापस करना होगा, अन्यथा तुम्हें गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा।
जब वत्सल ने उसे मना करना बंद कर दिया तो आरव ने राहत की सांस ली और फिर उसने जल्दी से सिर हिलाया। वत्सल द्वारा आरव द्वारा ली गई तकनीकों का विवरण दर्ज करने के बाद आरव उन्हें लेकर शीत समीर खाई की ओर चला गया। हालांकि जब वह प्रशिक्षण मैदान से गुजरा तो एक परिचित आवाज के कारण आरव रुक गया और फिर उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यह जानी पहचानी आवाज और किसी की नहीं बल्कि हिमांशी की थी, जिसने उस दिन आरव को अपने बाह्य प्रांगण वाले समूह में शामिल होने का न्योता दिया था। इस क्षण जयवर्धन नाम के एक आदमी से बहस करते हुए हिमांशी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। साथ ही हिमांशी और उस आदमी के पीछे दोनों के तरफ कई दर्जन बाह्य प्रांगण के शिष्य खड़े थे। आरव इस आदमी को नहीं जानता था जो हिमांशी से बहस कर रहा था। हालांकि वह उस आदमी के बगल में खड़े एक और आदमी को जानता था जो हिमांशी की तरफ इशारा करके बड़े गुस्से से बात कर रहा था, क्योंकि यह व्यक्ति वही रुपेंद्र था जिससे उसकी उस दिन भिड़ंत हुई थी। आरव एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उनकी तरफ चल दिया। आरव अभी अभी उन सबके पीछे पहुंचा ही था कि उसने रुपेंद्र को गुस्से में बोलते हुए सुना, हिमांशी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। या तो अपने समूह के सभी सदस्यों के साथ मेरे समूह में शामिल हो जाओ या अपने समूह को भंग कर दो, नहीं तो भविष्य में तलवार संप्रदाय में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। रुपेंद्र काफी समय से हिमांशी के समूह पर कब्जा करने की फिराक में था। बाह्य प्रांगण में स्थापित हुए सभी नए छोटे समूहों में केवल हिमांशी का ही समूह ऐसा था जिसमें उसके समूह का मुकाबला करने की ताकत थी। अगर वह इस समूह को अपने समूह में शामिल कर लेता तो एक बार जब बाह्य प्रांगण के पुराने शिष्य और बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स के वो प्रतिभाशाली शिष्य आंतरिक प्रांगण के शिष्य बन जाते तो वह बाह्य प्रांगण पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता। हिमांशी ने रुपेंद्र पर ध्यान नहीं दिया और उसने उसकी जगह रुपेंद्र के बगल में खड़े उस आदमी की तरफ देखा जिसकी आंखों में डर की एक झलक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ शिष्य जयवर्धन, आप बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स के एक विशेषज्ञ और बाह्य प्रांगण के शिष्यों में एक वरिष्ठ हैं। क्या आप हमारे छोटे समूहों के बीच इन छोटी मोटी बातों में दिलचस्पी रखते हैं? जयवर्धन नाम का वह युवक मुस्कुराया और बोला, कनिष्ठ बहन हिमांशी, तुम भी जानती हो कि भले ही मैं बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स में केवल 26वें स्थान पर हूं, लेकिन मेरे लिए 2 महीने बाद होने वाली आंतरिक प्रांगण परीक्षा के दौरान आंतरिक प्रांगण का शिष्य बनना मुश्किल नहीं होगा। तो फिर वरिष्ठ भाई जयवर्धन, आप यहाँ रुपेंद्र के साथ मुझे परेशान करने क्यों आए हैं? हिमांशी हैरान थी। जयवर्धन ने हिमांशी को अपनी नजरों से तोला और फिर कहा, कनिष्ठ बहन हिमांशी, मुझे तुम्हारे समूहों के बीच की इन छोटी मोटी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे सिर्फ तुम में दिलचस्पी है। जब तक तुम मेरी साथी बनने के लिए तैयार हो तब तक अगर तुम मुझसे बाकी सभी छोटे समूहों को दबाने के लिए कहती हो तो वह भी मुश्किल नहीं होगा। वह शेख ही नहीं बघार रहा था क्योंकि सभी मजबूत वरिष्ठ बाह्य प्रांगण के शिष्य उन 2 महीनों बाद शुरू होने वाली परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और उन शिष्यों को इन छोटे समूहों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो अगर वह उन पर हमला करता तो वह बिल्कुल उस पतझड़ की हवा की तरह होगा जो सूखी पत्तियों को बहा ले जाती है। जयवर्धन की बातें सुनकर रुपेंद्र के भाव लटक गए। उसने बाह्य प्रांगण रैंकिंग के इस विशेषज्ञ से मदद पाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी और वह मूल रूप से उम्मीद कर रहा था कि जयवर्धन बाह्य प्रांगण में सभी नए शिष्यों को एकजुट करने में उसकी मदद करेगा। हालांकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जयवर्धन एक महिला के लिए अपनी बात से मुकरने का इरादा करेगा। दूसरी ओर हिमांशी के पीछे खड़े सभी बाह्य प्रांगण के शिष्य धार्मिक क्रोध से भरे हुए थे और वे जयवर्धन को गुस्से से घूर रहे थे।
अगर वे उससे डरते नहीं क्योंकि वह बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स में था, तो वे बहुत पहले ही उस पर हमला कर देते। जयवर्धन ऐसा लग रहा था मानो उसने उनके गुस्से वाले भावों को देखा ही न हो, और वह बस हिमांशी को तोलता रहा। उसने मूल रूप से रुपेंद्र को इस छोटे समूह से निपटने में मदद करने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने हिमांशी को देखा तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। तलवार संप्रदाय में बहुत कम महिला शिष्य थीं, और जो इतनी सुंदर थीं वे तो और भी दुर्लभ थीं। तो जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसका दिल हिल गया। हिमांशी के चेहरे पर अत्यधिक उदासी थी, और फिर उसकी आंखों के कोने में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई क्योंकि वह जयवर्धन को देख रही थी। क्या यही बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स के एक विशेषज्ञ का व्यवहार है? यह तो सच में एक कस्बे के एक नीच दुष्ट से भी घटिया है। तुम वास्तव में दूसरों को अपनी साथी बनने के लिए मजबूर कर रहे हो। यह कितना शर्मनाक और घिनौना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम तो रुपेंद्र से भी घटिया हो। कम से कम वह इतनी हद तक घिनौना नहीं है। कितना संतोषजनक है, रुपेंद्र ने अपने दिल में सोचा। हिमांशी की तुलना में वह अपने बगल में खड़े इस विशेषज्ञ से और भी ज्यादा नफरत करता था। दरअसल कोई भी जो मदद के लिए पैसे देता है, फिर भी यह पता चलता है कि उसकी मदद दुश्मन की मदद करने का इरादा रखती है, तो वह नाखुश महसूस करेगा। जयवर्धन की आंखें सिकुड़ गईं, और फिर उनमें एक ठंडी चमक आ गई। उसने कहा, कनिष्ठ बहन हिमांशी, तुमने जो कहा है, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा वरिष्ठ भाई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। वरिष्ठ भाई ने बस इतना कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी जीवन साथी बनोगी, फिर भी तुमने मुझे अपमानित किया। तो तुम्हें या तो मुझसे माफी मांगनी होगी या मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। हाँ, जीवन मृत्यु मैदान में एक चुनौती। जब उन्होंने जयवर्धन की बात सुनी तो हिमांशी के पीछे खड़े समूह में शोर मच गया। उसके बाद जब वे सदमे से उबर गए तो वे तुरंत अपने दिल में जयवर्धन को कोसने लगे कि वह कितना बेशर्म है। यहाँ तक कि रुपेंद्र के पीछे खड़े कुछ शिष्यों ने भी जयवर्धन के प्रति घृणा के भाव दिखाए। क्योंकि जयवर्धन बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स पर एक प्रतिष्ठित बाह्य प्रांगण शिष्य था, फिर भी उसने एक नए बाह्य प्रांगण शिष्य को चुनौती दी थी, और वह उस शिष्य को जीवन मृत्यु मैदान में चुनौती देना चाहता था। यह सच में बहुत ही बेशर्मी थी। हिमांशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जयवर्धन इतना बेशर्म होगा। माफी मांगे? यह बिल्कुल असंभव था। फिर भी अगर वह उसकी चुनौती स्वीकार करती और जीवन मृत्यु मैदान में जाती तो भले ही जयवर्धन उसे मारे नहीं, वह शायद अपनी मर्जी से उसे अपमानित करता। बेशक वह उसकी चुनौती को ठुकराने का विकल्प चुन सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका यह समूह अभी-अभी स्थापित हुआ था, और अगर वह लड़ाई से पीछे हट जाती तो वह तलवार संप्रदाय में किसी और को भर्ती करने का सपना ही देख सकती थी। ठीक उसी समय जब हिमांशी एक मुश्किल स्थिति में थी, एक आवाज अचानक गूंज उठी। मैं उसकी तरफ से तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो हर कोई हैरान था। रुपेंद्र और जयवर्धन ने माथा सिकोड़ा, जबकि हिमांशी अपने दिल में खुश हुई क्योंकि यह आवाज आरव की थी। सबने आवाज के स्रोत की तरफ देखा, और जब उन्होंने देखा कि वह आरव था तो वे शोरगुल करने लगे। यह आरव है। यह सच में वह है। हाँ हाँ, अब देखने लायक कुछ होगा। इतनी जल्दी खुश मत हो। वह जयवर्धन पहले दिव्य स्तर के तीसरे दर्जे का एक विशेषज्ञ है। दूसरी ओर आरव अभी भी मृत्युलोक में है। क्या वह जयवर्धन को हरा सकता है? तुम शायद नहीं समझते।
आरव एक जबरदस्त हस्ती है जो 22वें स्तर से गुजरने में सक्षम था। क्या तुम जानते हो कि 22वें स्तर का क्या मतलब है? तुम रूपेंद्र को जानते हो, है ना? रूपेंद्र केवल पहले दिव्य स्तर की ताकत के साथ 16वें स्तर पर चढ़ पाया, जबकि आरव 22वें स्तर से गुजर पाया। क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सीधे मुद्दे पर आओ, ठीक है। बकवास करना बंद करो। इसका मतलब है कि आरव की ताकत पहले दिव्य स्तर के साधारण विशेषज्ञों से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरव वास्तव में हमारी बड़ी बहन हिमांशी के लिए खड़ा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे बड़ी बहन हिमांशी पसंद आ गई हो? हे भगवान, कृपया ऐसा मत करो। बड़ी बहन हिमांशी मेरी है। तुम आईने में क्यों नहीं देखते? तुम सूअर की तरह दिखते हो। बड़ी बहन हिमांशी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? उनके बीच चल रही बातों के बीच आरव पहले ही हिमांशी के बगल में पहुंच गया था और उसने उसकी ओर हल्के से सिर हिलाया। इससे पहले वह मुख्य रूप से इसलिए नहीं आया था क्योंकि वह देखना चाहता था कि हिमांशी जयवर्धन की शर्तों का कैसे सामना करेगी। अगर हिमांशी सच में मान जाती तो वह बस यही कह सकता था कि उसने उसे गलत समझा था। सौभाग्य से हिमांशी, जिसे उसने एक दोस्त माना था, ने उसे निराश नहीं किया था। आरव को देखकर हिमांशी भी मुस्कुराई और सिर हिलाया। किसी अज्ञात कारण से उसे यह महसूस हो रहा था कि बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स में मौजूद जयवर्धन बिल्कुल आरव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बेशक अगर उसने उस दिन का वह दृश्य न देखा होता जब आरव ने तुरंत रूपेंद्र को कुचल दिया था, तो उसे ऐसा महसूस नहीं होता। तुम आरव हो? इस बीच जयवर्धन ने आरव की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा। वह भी आरव से बहुत डरता था। केवल वह ही नहीं बल्कि बाकी सब भी आरव से डरे हुए थे, क्योंकि यह एक ऐसा अस्तित्व था जो स्वाभाविक प्रतिभा और क्षमता में उस राक्षसी महिला से भी बढ़कर था। आरव ने जयवर्धन को देखने के लिए मुड़ा और फिर कहा, हिमांशी मेरी दोस्त है और मैं हिमांशी के समूह का एक सदस्य हूँ। तो चलो इस मामले को यहीं पर खत्म करते हैं और भविष्य में तुम उसके और इस समूह के साथ परेशानी पैदा करने मत आना, ठीक है? जब उसने आरव का वह लहजा सुना जो थोड़ी कमजोरी का आभास देता था, तो जयवर्धन तुरंत आत्मविश्वास से भर गया और उसने तुरंत कहा, इसे खत्म करें। उसने अभी सबके सामने मेरा अपमान किया, तो हम इस मामले को कैसे खत्म कर सकते हैं? यह भी उन लोगों में से एक है जो तर्क से काम नहीं लेते। आरव को तुरंत यह समझ में आ गया और उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा ही है तो चलो जीवन मृत्यु मैदान में चलते हैं। जयवर्धन की पलकें झपकने लगीं जब उसने यह सुना और उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, यह हिमांशी और मेरे बीच का मामला है। क्या तुम सच में इसमें दखल देने का इरादा रखते हो? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि हिमांशी मेरी दोस्त है। ठीक है, अपनी सांसें बर्बाद मत करो, चलो जीवन मृत्यु मैदान में चलते हैं। आरव कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी सांसें बर्बाद नहीं करता था जो तर्क से काम नहीं लेता था, क्योंकि ऐसा करना वास्तव में एक बेहद बेवकूफ़ी भरी बात थी। जब उसने आरव को इस तरह से दबंग व्यवहार करते देखा तो जयवर्धन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने उदास भाव के साथ कहा, आरव, मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत और स्वाभाविक प्रतिभा बुरी नहीं है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम उसकी वजह से बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स के शिष्यों को परेशान कर सकते हो। बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स के प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ तुम्हारी कल्पना से परे हैं। जब उसने जयवर्धन को उसे डराने की कोशिश करते हुए सुना तो आरव उपहास के साथ हंसा और कहा, तुम सच में अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करते हो।
क्या तुम पूरी बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? ठीक है, कृपया बकवास करना बंद करो। क्या तुम मेरे साथ जीवन मृत्यु मैदान में आओगे या नहीं? क्या तुम मुझे एक जवाब दे सकते हो? उसे एक जवाब दो। क्या तुम जाओगे या नहीं? क्या तुम अभी इतने आत्मविश्वास से भरे नहीं थे? सही बात है। क्या हुआ? अब तुम डर गए हो? अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो चलो। यह सिर्फ जीवन मृत्यु मैदान ही तो है। क्या बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स के सभी शिष्य ऐसी हस्ती हैं जो कमजोरों को परेशान करते हैं लेकिन मजबूत लोगों से डरते हैं? तुम किसी को चुनौती देते हो जब वह व्यक्ति तुमसे कमजोर होता है, फिर भी जब कोई तुमसे मजबूत होता है तो तुम पीछे हट जाते हो। अगर बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स पर हर कोई तुम्हारी तरह है तो मैं भविष्य में किसी भी कीमत पर बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स पर आने के लिए नहीं लड़ूंगा। एक समय के लिए हिमांशी के पीछे खड़े सभी शिष्यों ने बारी बारी से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब जयवर्धन ने उन्हें सुना तो उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसके माथे पर उभरी हुई नसें यह दिखा रही थीं कि वह गुस्से में था। कई ऐसे क्षण थे जब वह लगभग मान गया था, फिर भी तर्क ने उसे बताया कि वह मान नहीं सकता था क्योंकि उसे उस व्यक्ति को हराने में कोई आत्मविश्वास नहीं था जो तलवार सेवक स्तंभ के 22वें स्तर से गुजर चुका था। काफी समय बाद जयवर्धन ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने आरव की तरफ गुस्से से देखा, इससे पहले कि वह मुड़ा और दूर जाने का इरादा किया। हालांकि जैसे ही जयवर्धन मुड़ा, आरव ने उसे आवाज दी, रुको। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।